इमेजिन कल सुबह न्यूज़ आए, इंडिया स्टॉप्स ऑल इंटरनेशनल ट्रेड, नो क्रूड ऑयल, नो आईफोन्स, नो आईटी एक्सपोर्ट्स। पेट्रोल की प्राइस हो गई ₹250 पर लीटर। आईटी कंपनीज बंद हो जाए और रुपी की वैल्यू क्रैश हो जाए। सीम्स एक्सट्रीम, राइट? एग्जैक्टली ये है ओपन इकोनॉमी की रियल पावर। पॉज। आज हम सिर्फ चैप्टर नहीं पढ़ रहे, हम समझ रहे हैं कि इंडिया ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में सरवाइव कैसे करता है। ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है कि एक कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कैसे इंटरेक्ट करती है थ्रू ट्रेड, कैपिटल फ्लोज, एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म। लेकिन यहाँ डेप्थ शुरू होती है। कोई भी कंट्री हर चीज़ एफिशिएंटली प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। एग्जाम्पल, इंडिया स्ट्रॉन्ग है आईटी सर्विसेज में, फार्मास्यूटिकल्स में, लेकिन हम कहीं ना कहीं वीक भी है क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में। अगर इंडिया सब कुछ खुद बनाने की कोशिश करे इनएफिशिएंट तरीके से, नॉट एफिशिएंटली, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा ऐसे चला ले कि भाई ठीक है इतना मतलब 80% ही वर्क कर रहा है, 20% वर्क नहीं कर रहा है, वैसे वाला सीन, तो कॉस्ट तो हमारे ज़्यादा हो ही रही है, प्रोडक्टिविटी कम हो गई। इसीलिए कंट्री स्पेशलाइज करती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर कोई एक कंट्री सब चीज़ में बेटर हो तो भी वो ट्रेड बेनिफिशियल होती है, क्योंकि डिसीजन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे बेस्ड होता है। मतलब अगर कोई कंट्री सब कुछ खुद प्रोड्यूस करने के लिए केपेबल है, तब भी वो क्या करेगी, वो ट्रेड तो करेगी ही दूसरी कंट्री के साथ। क्यों? भाई कॉस्ट को देखना पड़ता है। एग्जाम्पल के तरीके से अगर मैं देखूँ तो इंडिया आईटी एक्सपोर्ट करता है यूएसए को, और यूएसए से हम एडवांस टेक्नोलॉजी या फिर कोई भी तरह के टेक्निकल चीज़ें इम्पोर्ट करते हैं। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। दोनों अपने रिलेवेंट स्ट्रेंथ में स्पेशलाइज करते हैं, दोनों गेन करते हैं। ये है ओपन इकोनॉमी इन एक्शन। अब भाई ये सब शुरू कैसे हुआ? इंडिया क्यों ग्लोबलाइज हुआ, या फिर इंडिया क्यों ग्लोबल ट्रेड कर रहा है? तो ये सब जाता है बैक इन द हिस्ट्री 1991। उससे भी पहले इंडिया ना बहुत प्रोटेक्टेड था। मतलब वो बहुत जल्दी किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड करना या किसी कंट्री के साथ डील्स करने में बिलीव नहीं करता था। वो क्या करता था, इंडिया क्या करता था, मतलब इंडिया में बहुत हाई इम्पोर्ट ड्यूटीज़, यानी कोई भी गुड्स कोई दूसरी कंट्री से आ रहा है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल क्रूड ऑयल इटसेल्फ, तो हम उसमें बहुत इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगा देते थे। लाइसेंस राज था, यानी लाइसेंस मिलना किसी भी कंपनी को यहाँ सेट होने के लिए लाइसेंस मिलना ही एक अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क था। लिमिटेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा ही नहीं दे रहे थे। तो 1990 में फॉरेक्स क्राइसिस हुआ। इंडिया के पास सिर्फ 2 हफ्ते का इम्पोर्ट के लिए डॉलर बचे थे। सोचो, सिर्फ 2 हफ्ते। तब एलपीजी रिफॉर्म आया। नाउ व्हाट इज एलपीजी? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद इंडिया ग्रेजुअली ग्लोबल ट्रेड सिस्टम का पार्ट बन गया। आज इंडिया का टोटल ट्रेड अप्रॉक्स $1.6 ट्रिलियन के अराउंड है। ये इकोनॉमी अब क्लोज नहीं है। आपको अगर ओपन इकोनॉमी को डिफाइन करना है तो आप कुछ कीवर्ड्स याद रखना, जैसे ग्लोबल इंटरेक्शन। हम दूसरी कंट्री के साथ भी ट्रेड करते हैं ताकि हमारा कहीं ना कहीं इकोनॉमी स्टेबल रहे, हमारा प्राइस लेवल सही रहे। और इसके की एलिमेंट्स आप क्या याद रखोगे? इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, फॉरेन एक्सचेंज। तो इस तरह आप इन पॉइंट्स को अगर याद रखोगे तो आप बहुत इजीली डेफिनेशन लिख पाओगे। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ट्रेड। अब ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है किस चीज़ को? जीडीपी को, एम्प्लॉयमेंट को, करेंसी वैल्यू को, इन्फ्लेशन को। जीडीपी का फॉर्मूला क्या है? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर
प्लस नेट एक्सपोर्ट. अब नेट एक्सपोर्ट्स मैं बोल रही हूँ यानी एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स. एक्सपोर्ट्स डायरेक्टली एग्रीगेट डिमांड बढ़ाता है. कैसे? 2023 to 24 में इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट अराउंड 770 बिलियन डॉलर्स था, जिसमें से गुड्स का एक्सपोर्ट हमने किया था 450 बिलियन डॉलर्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट हुआ था 320 बिलियन डॉलर्स. ये इंडिया का रियल स्ट्रेंथ सर्विस में है. आईटी एक्सपोर्ट मैसिव डॉलर इनफ्लो जनरेट करता है. एग्जाम्पल, टीसीएस यूएसए से डॉलर में अर्न करता है. जब वो डॉलर इंडिया में आता है तो क्या होगा? वो फॉरेक्स रिजर्व बढ़ाता है, डॉलर सप्लाई इंक्रीज होती है, रुपी की वैल्यू स्टेबल होती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव होता है. ना व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट? अब ये हम आगे पढ़ेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, वो किस तरह वर्क करता है. अब मैक्रो लिंक देखो. अगर ग्लोबल रिसेशन आए तो यूएसए जो है डिमांड रिड्यूस कर देगा, इंडिया के आईटी एक्सपोर्ट्स गिर जाएंगे और डॉलर इनफ्लो कम हो जाएगा, रुपी प्रेशर में आएगा. यानी ओपन इकोनॉमी ग्रोथ भी देखता है लेकिन ग्लोबल डिपेंडेंसी भी क्रिएट करता है. नाउ दिस वाज अबाउट एक्सपोर्ट. अब हम देखते हैं इम्पोर्ट. इंडिया का जो इम्पोर्ट है वो 80% क्रूड ऑयल, 80% से भी थोड़ा ज़्यादा क्रूड ऑयल है. गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, ये हम सब कुछ इंपोर्ट करते हैं. क्रूड ऑयल का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा है. अगर ऑयल प्राइसेस ग्लोबल मार्केट में इंक्रीज करे तो इंपोर्ट बिल इंक्रीज होगा फर्स्ट थिंग. फिर क्या होगा? डॉलर डिमांड इंक्रीज करेगा. इससे क्या होगा? रुपी डिप्रिशिएट होगा, पेट्रोल प्राइस इंक्रीज होंगे, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इंक्रीज होगा एंड इन हैंड हमारा इन्फ्लेशन बढ़ेगा. अब यूक्रेन वॉर के बाद यही एग्जैक्टली हुआ. ऑयल शॉक, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किए. सो इम्पोर्ट सिर्फ कंजम्पशन सेटिस्फाई नहीं करता, वो इन्फ्लेशन इन्फ्लुएंस करता है, एक्सचेंज रेट इम्पैक्ट करता है, मॉनेटरी पॉलिसी को फोर्स करते हैं. ओके, ये था हमारा कहीं ना कहीं ब्रीफ. एक्सपोर्ट क्या है, कैसे होता है, हम क्या करते हैं, इंपोर्ट क्या है, कैसे होता है, या हम क्या इंपोर्ट करते हैं. अब हम आगे देखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है जो बताता है कि एक कंट्री ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ एक पीरियड में, जो यूजुअली 1 ईयर होता है, में कितना इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन किए. सिंपल लैंग्वेज में अगर कहूँ ना तो कितना पैसा कंट्री के अंदर आया और कितना पैसा कंट्री से बाहर गया. ये सिर्फ ट्रेड का रिकॉर्ड नहीं होता, ये कंट्री की एक्सटर्नल फाइनेंशियल हेल्थ रिपोर्ट है. अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबल है तो करेंसी स्टेबल है, और अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट अनस्टेबल है तो रुपी प्रेशर में है. अकाउंटिंग सेंस में ना बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बैलेंस होता है, मतलब स्टेबल होता है. क्यों? क्योंकि अगर करंट अकाउंट डेफिसिट है तो उसको फाइनेंशियल अकाउंट या रिजर्व से फिनांस किया जा सकता है. सो मैथमेटिकली अगर करंट अकाउंट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस फाइनेंशियल अकाउंट तो चेंज फॉरेक्स में 0. लेकिन एक बात बता दो, ये सिर्फ अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से है, ऐसा ये सिर्फ एक बताया है, अकाउंटिंग व्यू पॉइंट है. अब इसमें हमने 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखी, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट. इसको हम इन डेप्थ अभी समझते हैं. सो शुरू करते हैं करंट अकाउंट से. देखो, तो करंट अकाउंट में हम टेक्निकली क्या रिकॉर्ड करते हैं? हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रेड, गुड्स और सर्विसेज का, प्राइमरी इनकम सोर्सेस, ट्रांसफर्स, रेमिटेंस जिसे हम बोलते हैं ट्रांसफर्स को. ठीक है, अब इन सबको मैं इन डेप्थ एक एक करके समझाती हूँ. ट्रेडिंग गुड्स एग्जाम्पल के साथ समझो. इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है यूएसए को फार्मास्यूटिकल्स.
इंडिया सऊदी से इंपोर्ट कर रहा है क्रूड ऑयल, अगर इंपोर्ट ज़्यादा हुआ तो ट्रेड डेफिसिट। इंडिया गुड्स ट्रेड में यूजुअली डेफिसिट में ही रहता है। अब बात एग्जाम्पल ट्रेड इन सर्विसेज का, ये ना इंडिया की एक्चुअल स्ट्रेंथ है। मतलब आईटी सर्विसेज हम सबसे ज़्यादा मतलब ह्यूजली एक्सपोर्ट करते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझो, जो केपीओज और बीपीओज अगर हम बात करते हैं ना, वो इसमें आ सकता है। लाइक यूएसए में कोई कंपनी है और वो चाहती है कि मैं उनके लिए एम्प्लॉयज़ हायर करूँ बहुत कम नंबर्स पे, अगर मैं गिनूँ तो 2025 तक, ठीक है। अब ये ग्लोबली मुझे हायर करना है, तो ये क्या करेंगे, उनको नहीं करना है, वो हम जैसे लोगों को ढूंढेंगे जो ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। यानी मैं रिक्रूटमेंट सर्विस ही प्रोवाइड करती हूँ, ग्लोबली प्रोवाइड करती हूँ। तो अब यहाँ क्या होगा, मैं इंडिया में ही बैठी हूँ, मैं यूएसए की कंपनी के लिए हायरिंग कर रही हूँ, मतलब रिक्रूट कर रही हूँ एम्प्लॉयज़ को। तो अब क्या होगा, मुझे पेमेंट तो डॉलर में मिलेगा ना, मैं तो सर्विस दे रही हूँ लेकिन वो मुझे पे कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं इनफ्लो है, डॉलर का इनफ्लो हमारी तरफ आ रहा है। अब जैसे आगे वाले एग्जाम्पल में जो मैंने बताया कि ट्रेड डेफिसिट होता है, क्यों, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा जो रिजर्व है वो बाहर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो डेफिसिट क्रिएट करता है। लेकिन यहाँ तो हम लोग यहाँ तो हम लोग हमारी सर्विस ही दे रहे हैं दूसरी कंट्रीज़ को। अब ये है ना, क्या है कि सर्विस में होता है सरप्लस, लेकिन यूजुअली गुड्स में कहीं ना कहीं डेफिसिट रहता है। तो अगर हम इसे देखें तो वो दोनों मिलके ऑफसेट कर देते हैं, यानी पार्शियली ऑफसेट करते हैं, नॉट कम्प्लीटली। अब प्राइमरी इनकम क्या होता है, इंटरेस्ट, डिविडेंड पेमेंट। एग्जाम्पल, अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करता है तो प्रॉफिट ले जाएगा वो, तो इससे क्या होगा, आउटफ्लो। और यही कोई अगर हम फॉरेन इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो हम वहाँ का प्रॉफिट यहाँ ला पाएंगे, यानी वो होगा इनफ्लो। नेक्स्ट इज ट्रांसफर और रेमिटेंस। इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेमिटेंस रिसीवर है। अराउंड $100 बिलियन एन्युअली एनआरआईज भेजते हैं, अराउंड। ये करंट अकाउंट को सपोर्ट करता है। सो अगर अब मैं करंट अकाउंट को रैप अप करना चाहूँ ना, तो आउटफ्लो, हमारा टोटल आउटफ्लो किन को मिलके होगा, जो ट्रेड हम कर रहे हैं गुड्स और सर्विस में, जो हम इनकम अर्न कर रहे हैं या जो भी है, या ट्रांसफर्स यानी रेमिटेंस, उसको मिला के जो टोटल आउटफ्लो यहाँ से गया हुआ वो एक्सीड कर रहा है इनफ्लो से, तो करंट अकाउंट डेफिसिट क्रिएट होगा। इंडिया यूजुअली 1 to 2% ऑफ जीडीपी करंट अकाउंट डेफिसिट मेंटेन करता है। अगर 3% को क्रॉस किया ना तो रिस्की है, क्योंकि इसका मतलब है कंट्री डॉलर ज़्यादा स्पेंड कर रहा है अर्निंग से ज़्यादा। तो गैप कैसे फिल करे, यहाँ एंट्री होती है फिनेंशियल अकाउंट की। बट फिनेंशियल अकाउंट को समझाने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिटी, कैपिटल अकाउंट को लोग अननेसेसरीली बड़ा समझ लेते हैं। रियलिटी में ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्मॉलेस्ट या लीस्ट एक्टिव पार्ट है, लेकिन कंसेप्चुअली इम्पॉर्टेंट है। सो कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड करता है कैपिटल ट्रांसफर्स, नॉन प्रोड्यूस्ड नॉन फाइनेंशियल असेट, बस सिर्फ यही दो। अब कैपिटल ट्रांसफ़र का मतलब क्या है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच असेट ओनरशिप का परमानेंट ट्रांसफ़र, जिसमें कोई गुड्स या सर्विस एक्सचेंज नहीं होते, रीपेमेंट एक्सपेक्टेड नहीं होता, एक स्ट्रक्चरल ओनरशिप चेंज होता है। एग्जाम्पल के साथ समझो, डेथ फॉरगिवनेस। अगर वर्ल्ड बैंक या कोई कंट्री इंडिया का लोन माफ़ कर दे, मतलब इंडिया को अब रीपेमेंट नहीं करना, ये इनकम भी नहीं है
ये ट्रेड भी नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, ये परमानेंट लायबिलिटी, लोन हमारी लायबिलिटी है, वो रिमूव करता है, इसीलिए कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड हो रहा है। माइग्रेंट असेट ट्रांसफर, अगर कोई इंडियन परमानेंटली कनाडा शिफ्ट हो जाए और अपनी प्रॉपर्टी वहाँ लीगली ट्रांसफर करवा ले, या फॉरेनर इंडिया में परमानेंट असेट ट्रांसफर करे, ओनरशिप चेंज हो रहा है, ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा। नॉन प्रोड्यूस नॉन फाइनेंशियल असेट, यहाँ कंफ्यूजन होता है। नॉन प्रोड्यूस मतलब जो असेट प्रोडक्शन प्रोसेस से क्रिएट नहीं होता, एग्जाम्पल माइनिंग राइट्स, ऑयल ड्रिलिंग राइट्स, स्पेक्ट्रम राइट्स, पैटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, लैंड ओनरशिप ट्रांसफर। सपोज इंडिया परमानेंटली ऑफशोर ऑयल एक्सप्लोरेशन राइट किसी यूएस कंपनी को दे देता है, ये शेयर परचेज नहीं है, ये लोन नहीं है, ये डायरेक्ट असेट राइट का ट्रांसफर है, इसीलिए ये कैपिटल अकाउंट में है। अभी इंपॉर्टेंट है, एफडीआई कैपिटल अकाउंट में नहीं आता, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी नहीं आता, लोन्स भी नहीं आता। कैपिटल अकाउंट का फोकस है स्ट्रक्चरल ओनरशिप चेंज ऑफ असेट, इसीलिए इंडिया में कैपिटल अकाउंट जनरली स्मॉल होता है। इसलिए ध्यान ये रखना, करंट अकाउंट में वो रिकॉर्ड होता है जो इन टर्म्स ऑफ मनी बाय या सेल किया जा सकता है, यानी हमारा कहीं ना कहीं करंट अकाउंट में पैसे के लेन देन की बात होती है, लेकिन कैपिटल अकाउंट में कहीं भी मनी वर्ड यूज नहीं होगा, कहीं भी पैसे का लेन देन की बात नहीं होगी, यहाँ सिर्फ ट्रांसफर की बात होगी, ओनरशिप चेंजिंग की बात होगी। अब थर्ड, फाइनेंशियल अकाउंट, ये रिकॉर्ड करता है इन्वेस्टमेंट फ्लोज, बोरोविंग फ्लोज, किसमें, इंडिया में और बाकी की कंट्री में। अब फाइनेंशियल अकाउंट जो है ना, वो मेन ड्राइवर है कैपिटल मूवमेंट का, यहाँ एक्चुअली पैसे मूव करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंट के मेन कंपोनेंट्स है एफडीआई, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल बोरोविंग्स, बैंकिंग कैपिटल, चेंजिंग फॉरेक्स रिजर्व। एक एक को हम समझते हैं। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब है फॉरेन कंपनी डायरेक्टली बिजनेस एस्टेब्लिश करे इंडिया में या कंट्रोलिंग स्टेक ले किसी भी कंपनी का। एग्जाम्पल, एप्पल इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाता है, टोयोटा फैक्ट्री लगा रहा है, ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होता है। एफडीआई जनरली स्टेबल होता है, इजीली रिवर्स नहीं होता, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है, इसलिए एफडीआई को क्वालिटी कैपिटल इनफ्लो माना जाता है। ये याद रखना कि एफडीआई को क्या माना जाता है, एफडीआई को माना जाता है क्वालिटी कैपिटल इनफ्लो। नेक्स्ट इज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट होता है। फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन शेयर्स या बॉन्ड्स खरीदते हैं, ये शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड होता है, हाईली वॉलेटाइल। एग्जाम्पल, अगर यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करे तो यूएस बॉन्ड अट्रैक्टिव हो जाते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया से पैसे निकाल सकते हैं, रिजल्ट डॉलर डिमांड बढ़ता है, रुपी डिप्रिशिएट होता है, स्टॉक मार्केट गिरता है। इसीलिए पोर्टफोलियो फ्लोज डेंजरस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल बोरोविंग, इंडियन कंपनीज या गवर्नमेंट फॉरेन इंस्टीट्यूट से लोन लेती है, इसको एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग बोलते हैं। यहाँ रिस्क क्या है, अगर रुपी डिप्रिशिएट करे, लोन डॉलर में है, रीपेमेंट महंगा हो जाता है, करेंसी रिस्क क्रिएट होता है। बैंकिंग कैपिटल, बैंक के क्रॉस बॉर्डर डिपॉजिट्स एंड लोन्स, ये भी फाइनेंशियल अकाउंट में का पार्ट है। फॉरेक्स रिजर्व एडजस्टमेंट, अगर फाइनेंशियल अकाउंट सरप्लस या डेफिसिट हो या और इम्बैलेंस हो जाए, आरबीआई इंटरवेन करता है। एग्जाम्पल, अगर हैवी कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है, आरबीआई डॉलर सेल करता है रिजर्व से टू स्टेबलाइज रुपी। ये चेंज इन फॉरेक्स रिजर्व्स फाइनेंशियल अकाउंट में रिफ्लेक्ट होता है। अब
कोर डिफरेंस क्या है कैपिटल और फिनेंशियल अकाउंट में? कैपिटल अकाउंट रेयर स्ट्रक्चरल असेट ओनरशिप चेंज करता है, फिनेंशियल अकाउंट एक्टिव है इन्वेस्टमेंट एंड लोन फ्लोज। कैपिटल अकाउंट स्लो है, वहीं कहीं ना कहीं फिनेंशियल अकाउंट डायनामिक और वॉलेटाइल है। ओके, मान लो इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया ऑल इम्पोर्ट्स की वजह से। अब गैप फिल करने के लिए एफडीआई आता है, मींस फिनेंशियल अकाउंट सरप्लस। अगर एफडीआई नहीं आता और पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स पैसे निकाल ले जाते हैं, फिनेंशियल अकाउंट नेगेटिव हो जाता है। फिर आरबीआई रिजर्व्स यूज करता है। अगर रिजर्व्स भी कम हो जाए तो करेंसी क्राइसिस, यहाँ फिनेंशियल अकाउंट का इम्पोर्टेंस समझ आता है हम लोगों को। सो आज हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के जो तीनों अकाउंट्स हैं वो समझे। हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे देखेंगे कि ओपन इकोनॉमी में और क्या क्या चीज़ें होती है, जैसे एक्सचेंज रेट है और ये सब, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। टिल दैट टाइम, बाय एंड कीप स्टडी।